चलो, तो आज न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ना है कि न्यूजीलैंड में जो भारतीय डायस्पोरा है उसकी स्थितियां क्या हैं। एक दिन हम लोग इस पे पढ़े हैं कि न्यूजीलैंड में जो भारतीय प्रवासन हुआ उसकी रूपरेखा क्या थी, न्यूजीलैंड में किस तरीके से लोग रह रहे थे, क्या क्या चीजें थी, और ये सारी चीजों पे हम लोग एक दिन जो भारतीय डायस्पोरा है उस पर वो कर चुके थे। लेकिन जो रूपरेखा है, कैसे लोग वहाँ, कौन कौन लोग हैं जिनका प्रवासन भारतीय डायस्पोरा के रूप में हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देश एक ही महाद्वीप में स्थित हैं, दोनों आस पास ही। तो प्रवासन की जो रूपरेखा है, जो रूपरेखा ऑस्ट्रेलिया में है, जो जैसी जलवायु ऑस्ट्रेलिया में है, जो रास्ता भारत से ऑस्ट्रेलिया को जाता है वही रास्ता न्यूजीलैंड को भी जोड़ता है भारत से। तो जो जो हमारे डायस्पोरा के जाने का क्षेत्र है, जो हमारा डायस्पोरा जिस तरीके से जा रहा है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से जा रहा है, वहीं उसके जाने की गतिविधियां न्यूजीलैंड में भी उसी तरीके से हो रही हैं। बस चीजें वही हैं कि जो न्यूजीलैंड में भारतीय डायस्पोरा जा रहा है वो खास करके जो प्रारंभिक दौर का डायस्पोरा है वो व्यापारी और मजदूर वर्ग के रूप में जा रहा है। हमने देखा था कि अंतर सिर्फ ये दिख रहा है, जो न्यूजीलैंड है और जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें ये दिख रहा है कि जो, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था कि 1810 ईस्वी में न्यूजीलैंड में भारतीयों के जाने का प्रमाण मिल रहा है। यानी ये वो दौर था कि अब ब्रिटिश जो कंपनी का प्रशासन था उसको काफी लंबा समय हो चुका था भारत में, और भारतीयों को बहुत हद तक यूरोपीय प्रशासनिक चीजों की जानकारी हो चुकी। तो जो हमारा डायस्पोरा जा रहा है तो वहां पे दो प्रकार का डायस्पोरा है, एक मजदूर के रूप में बागानों में काम करने वाला और दूसरा व्यापारी के रूप में। खास करके यही श्रेणियां हैं जो प्रथम और द्वितीय चरण के डायस्पोरा जिसको हम कहते हैं उसमें इनका आगमन होगा। जो प्रारंभिक डायस्पोरा है उसमें इस प्रकार के लोग जा रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय डायस्पोरा इससे पहले पहुंचे थे। बहुत सारे भारतीय डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया से भी न्यूजीलैंड की तरफ जा रहे हैं और उनको एक नई जगह मिल रही है। 1810 से लेके 1900 तक का ये दौर चल रहा है, फिर 1900 से इधर का जो दौर चल रहा है ये तमाम चीजें हो रही हैं। फिर 20वीं शताब्दी का दूसरा चरण, वहाँ 20वीं शताब्दी से दूसरा चरण को माना जाता है कि न्यूजीलैंड में दूसरे चरण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी 1810 से लेके 1900 तक का जो दौर है वो क्या है, प्रथम दौर माना जा रहा है कि प्रथम दौर के डायस्पोरा न्यूजीलैंड में जा रहे हैं, जो व्यापारी हैं और बागानों में काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। यहाँ पे एग्रीमेंट आधारित मजदूरों का वर्णन नहीं मिल रहा है कि जो ऐसे समझौते वाले मजदूर हों, जो गिरमिट मजदूर हों, गिरमिटों का प्रमाण नहीं मिल रहा है। हमने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में जो डायस्पोरा है वो ऑस्ट्रेलिया के रास्ते ही जा रहा है। तो ये चीजें थे कि वो उसको एक स्टाफ ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, इसके बाद वो न्यूजीलैंड की तरफ इसका प्रस्थान हो रहा है। तो ये सारी चीजें थी। अगर आप न्यूजीलैंड में और चीजों को देखें कि कौन इसकी रूपरेखा, जो हमारे डायस्पोरा गए 1810 ईस्वी में जाना शुरू हुआ, वहां से जो जा रहे हैं तो उनकी रूपरेखा कैसे बदल रही है। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया का जो डायस्पोरा था वो अपने आप को किस प्रकार परिवर्तन कर रहा है, और न्यूजीलैंड का जो डायस्पोरा है वो किस तरह अपने आप को स्थापित कर रहा है न्यूजीलैंड में। तो शुरुआत दो चीजें, व्यापार और मजदूरी। मजदूरी में वो लोग जो केले के बागानों में काम करने के लिए जा रहे थे, मसालों के बागानों में काम करने के लिए जा रहे थे, और इसके अतिरिक्त ये लोग जब केलों के बागानों में, मसालों के बागानों में, अन्य बागानों में काम करने के बाद
अपने आप को धीरे धीरे सुदृढ़ कर पाने लगे और वहाँ स्थापित होने लगे, व्यापार करने लगे। और इन सब गतिविधियों में लिप्त होने के बाद जो रूपरेखा बदल रही है भारतीय डायस्पोरा की, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उन लोगों ने मजदूरी का रास्ता छोड़ के छूटकर व्यापार का रास्ता पकड़ा, और उन्हीं में से कुछ लोगों ने घरेलू काम, जो न्यूजीलैंड में घरेलू काम है, उसकी तरफ अपना रुख किया। और कुछ लोग जैसे जैसे वहां मजबूत स्थिति उनकी होने लगी सामाजिक स्तर पे, वो टैक्सी ड्राइवर, अन्य कामों के लिए टैक्सी ड्राइवर तथा अन्य जो ऐसे काम थे वो पकड़ने लगे। लेकिन एक चीज और देखा गया, न्यूजीलैंड में जो सेकेंड टाइप का यानी 20वीं शताब्दी का 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो डायस्पोरा गया, उसका सबसे ज्यादा दृष्टिकोण ये देखा गया कि पढ़ने वाले लोगों का जाना हुआ। जब भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई, ब्रिटिश महारानी की प्रशासनिक गतिविधियों की शुरुआत हो गई और भारतीय लोग विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने का सुलभ अवसर मिलने लगा, तो बहुत सारे लोग जो इंग्लैंड, यूरोप में, चाहे अन्य यूरोपीय देशों में, क्योंकि पैसे की, जिनके पास उतना पैसा खर्च करने के लिए नहीं था, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का रुख अपनाने लगे। और तो शिक्षा वाले लोग हुए, और इसके अतिरिक्त इस दौर में ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत सारे भारतीय गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जब न्यूजीलैंड में भारतीयों को बसने के लिए एक अलग जगह मिलने लगी, तो बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, शिक्षा शास्त्री, बहुत सारे लोग न्यूजीलैंड की तरफ रोजगार प्राप्त करने के लिए गए। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ये लोग ऑकलैंड और जो वेलिंगटन है, उन जगहों पे अपना रहने का ठिकाना धीरे धीरे बनाने लगे और सामूहिक रूप में बसना शुरू कर दिया। तो जहाँ पे हमारा भारतीय डायस्पोरा सामूहिक रूप से बसना शुरू करता है, तो वहां पे हम देखते हैं कि वो अभी तक हमने देखा है कि चाहे वो कनाडा रहा हो, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहा हो, चाहे न्यूजीलैंड है। अच्छा, हम लोगों ने फर्स्ट चरण के डायस्पोरा का जब हमने अध्ययन किया था, गिरमिट मजदूरों के काल के डायस्पोराओं का अध्ययन किया था, तो हमने देखा था कि जहाँ जहाँ भारतीय रहे, वो सामूहिक दृष्टिकोण से जब रहना शुरू किए, तो उनके अंतर्गत जो भारतीय संस्कृति रूपरेखा है, वो धीरे धीरे उनके अंतर्गत फैलती गई और वो उसको अपनाते गए और एक तरह से संगठित करते रहे, उसको संयोजित करते रहे, बचाते रहे और परंपराओं के रूप में उसको ट्रांसफर करते रहे अपने आने वाली जनरेशनों में। तो ऐसे ही रूपरेखा न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलेगी। लोग सामूहिक रूप से बसना शुरू कर रहे हैं और इस प्रकार से जो भारतीयकरण है वहाँ न्यूजीलैंड में स्थापित होता है, दिखाई पड़ रहा है। जो भारतीय डायस्पोराओं का समूह है वो काफी यंग किस्म का समूह, काफी यंग किस्म के लोग, यंग एज के लोग जा रहे हैं। आप एक तरीके से कहें तो अगर उनकी उम्र का ढांचा देखा जाए, पहले भी हम लोग ने बताया कि न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा युवाओं का जाना हुआ, जिनकी उम्र 15 वर्ष से लेकर 39 वर्ष तक थी, यानी 40 वर्ष से नीचे वाले लोग ज्यादा से ज्यादा न्यूजीलैंड की तरफ गए। इसका कारण था कि ये लड़के और ये लड़कियां अधिकांशतः एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को अपना क्या बना रहे थे, एक जगह बना रहे, जिसमें न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा अच्छा माना जा रहा था पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के दृष्टिकोण से, क्योंकि पढ़ाई उनकी वहीं होती थी जो इंग्लैंड में होती थी, सिलेबस वहीं था, डिग्रियां वहीं की मिलती थी, सिर्फ पैटर्न वहीं था, मान्यता जिस डिग्री की इंग्लैंड में मान्य होती थी वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त डिग्रियां भी इंग्लैंड में मान्य हो रही थी, चाहे इंग्लैंड के अन्य उपनिवेशों में उसकी महत्ता थी।
बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां जो विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागरूक थे, वो लोग उसमें गए, जिसमें 15 से 40 वर्ष की उम्र के लड़के थे, और वो प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करने के लिए गए। और देखा ये गया कि ये लोग वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करके रोजगार की तलाश भी वहीं की, और उनको रोजगार भी मिला, और अच्छा खासा स्थिति में अपने आप को वहाँ स्थापित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। न्यूजीलैंड में जाने वाले लड़कों में स्कूली शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक के जाने वाले विद्यार्थी हमारे थे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों का रेशियो ठीक ठाक स्थिति में था। एक तरीके से अगर आप जेंडर का अंतर देखें कि संख्याओं का अंतर कितना था, तो ये आप कह सकते हैं कि भारत में महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति रही है, पुरुष से और महिलाओं की शिक्षा में जो अंतर रहा है, उसमें एक अंतर रहा है, तो वो अंतर यहाँ भी दिख रहा था। लेकिन उस अंतर के हिसाब से अगर बात किया जाए, तो न्यूजीलैंड में जो रेशियो था जाने वाले लोगों का, उसमें पुरुष जरूर अधिक थे, लेकिन महिलाओं की भी संख्या औसतन ठीक ठाक अनुमान लगाया जा रहा था कि ठीक ठाक स्थिति में वहाँ महिलाएं भी पढ़ने के लिए जा रही थी। और एक तरीके से आप इनकी भागीदारता कहें कि जो वहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग जा रहे थे न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के स्थानीय लोगों के अलावा, तो उनमें भारतीय लोगों का अगर प्रतिशत कहा जाए तो कहा जा रहा था कि 45% से लेके 48% तक लोग कौन थे, भारतीय थे। इनके भारतीयों के वहाँ के शिक्षा संस्थानों में सहभागिता थी। यानी एक तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर स्थानीय लोगों को छोड़ दिया जाए, जो विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने वाले जितने लोग भारत में और भारत से न्यूजीलैंड में आ रहे थे बाहरी देशों से, उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी, उसमें उनमें आधे से ज्यादा संख्या भारतीयों की थी, लगभग आधे के बराबर कह सकते हैं आज। तो अधिकांश आधे अगर जनसंख्या वहां में विदेशियों की, अगर मान लीजिए कि 500 विदेशी छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये माना जाता था कि वहाँ 250 लड़के एडमिशन जो प्राप्त कर रहे हैं, 200 लड़के जो एडमिशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भारतीय हैं। तो इस तरीके से अगर ज्यादा पैमाने पे भारतीयों की संख्या वहां पे होएगी, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जब ये लड़के अपनी शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकलेंगे, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार वहां मिल सकता है, और बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, ये चीज भी देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने अधिकांश जगहों पे देखा है कि बहुत सारे भारतीय जाते थे, तो वो उनको काम मिलता था, और वो अगर बहुत ज्यादा वो होते तो जनसंख्या के हिसाब से उनको बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा था। तो वो चीज यहाँ भी न्यूजीलैंड में भी देखने को मिल रही है कि ये बेरोजगारों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, और ये दर भारतीयों की काफी ऊंची है, करीब 29 से 31% के बराबर इनकी दर निर्धारित हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये चीजें यहाँ पे स्थापित हो रही हैं। और अगर इनके जीवन स्तर की बात किया जाए, जीवन स्तर क्या रेशियो क्या रहा होगा, कैसे भारतीय अपना जीवन निवासन कर रहे होंगे, किन भारतीयों की स्थिति क्या रही होगी, उनका सामाजिकरण कैसे हो रहा था, तो ये सारी चीजें ये थी कि जो विद्यार्थी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने गए, वहाँ एक दशक से भी ज्यादा समय तक अपना समय व्यतीत किया, और जब शिक्षा प्राप्त की तो नौकरी की तलाश की, और बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां जो विद्यार्थी थे वहाँ पे नौकरी पाए और अपनी लाइफ को वहीं सेटल की। बहुत सारे लोगों ने वैवाहिक संबंध वहीं स्थापित किया, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कॉलेज पीरियड में ही उनकी शादियां हो गई, ऐसा देखा जा रहा था। और सामाजिकरण जो एक बताया गया था आपसे कि भारतीय लड़का अंग्रेज लड़की से शादी किया, और वो एक सामाजिकरण का जब सिद्धांत चलने लगा, रोमन कैथोलिक चर्चा आगे आती है, उनको एक अलग नामांकन देती है, और उस प्रकार से उनका सामाजिकरण हो रहा है। तो न्यूजीलैंड में भी ये प्रक्रिया तेजी के साथ स्थापित होती दिखाई दे रही है भारतीयों में, खासकर जो एक शिक्षा प्राप्त करने वहाँ पे गए हुए हैं,
और रोजगार प्राप्त करके वहीं पे बस रहे हैं। तो अधिकांश ऐसे भारतीय अपनी शादी न्यूजीलैंड में किए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और एक तरह से जो हमने देखा कि भारत का जो सामाजिकरण का दौर है वो एकदम अपने पीक पॉइंट पे है। और बहुत सारे भारतीय जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके अन्य देशों से भी आ रहे हैं, वो भी न्यूजीलैंड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड का विकास का दौर चल रहा होता है इस तरीके से अगर देखा जाए तो। और रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें थी। अब वहां पे अगर ये कहा जाए कि जो लोग न्यूजीलैंड में स्थापित हुए वो मजदूर रहे हों, व्यापारी रहे हों, शिक्षाविद रहे हों, स्टूडेंट रहे हों, बाद में इंजीनियर, डॉक्टर, अन्य जो लोग रहे हों, इनकी स्थितियां क्या थी, इनका जीवन स्तर क्या था, तो आप वही श्रेणियां बांटेंगे कि अगर मजदूरी करने वाला व्यक्ति है तो उसका जीवन स्तर थोड़ा उतना हाई क्वालिटी में नहीं था। लेकिन अन्य लोगों की स्थितियां जैसे जैसे उनके पास आर्थिक संपन्नता बढ़ती गई, वो अपने स्टैंडर्ड लाइफ को भी बढ़ाते, अपने लाइफ के स्टैंडर्डता को भी बढ़ाते चले गए। और एक जो वहाँ का इनका सामाजिककरण हो ही गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो उस स्तर से, उस समाज के हिसाब से, उस परिवेश के हिसाब से अपने समाज का विकास करने की तरफ आगे बढ़ने लगे। और हम ये देखते हैं कि भारतीय लोगों का एक जो सामाजिकरण होता दिखाई पड़ रहा है, वो ये सारी चीजें दिखाई पड़ रहा है। और ये न्यूजीलैंड में जो भारतीय हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 90% जो जनसंख्या हमने पढ़ा था कि वो भारतीयों की है, और करीब 2% के करीब मुसलमान हैं, और कह सकते हैं कि अन्य 1% में अन्य बहुत सारे धर्मों के लोग निवास कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनका सामाजिकरण हो रहा है। जब किसी भी जगह पे किसी भी मानव का, किसी भी सभ्यता में किसी भी मानव का सामाजिकरण हो जाता है, तो उनका धार्मिककरण और राजनीतिकरण, आर्थिककरण भी होने लगता है। और इस तरफ से न्यूजीलैंड में भी इस चीजों का दिखाई पड़ता है। और भारतीय वहां पे अपने मंदिर, अपने आराध्य स्थल, अपनी सोसाइटियां, अपने कल्चरल एक्टिविटियों के लिए स्थान और मनोरंजन के लिए चीजें, अपने लोगों के शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, परंपरागत प्राथमिक शिक्षा के लिए, अपने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने वैदिक संस्कृति को, सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए आदि चीजों की व्यवस्था ये करने लगे। मंदिर बनवाने लगे, सोसाइटियों का गठन करने लगे, और एक क्लब बनाया। उस क्लब का मुख्य मकसद ये हुआ करता था कि जो न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय, चाहे उस क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों के स्थितियों को जाने, उनके स्वास्थ्य से लेके, चिकित्सा से लेके, उनके रहन सहन के स्तर को भी मेंटेन करने का काम किया। और बहुत बड़े पैमाने पे एक चीज ये देखने को मिला, ये लोग अपने भारतीयों के बीच भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए जो एक कल्चरल एक्टिविटीज कर रहे थे, त्योहारों को मना रहे थे और परंपराओं को जीवित रख रहे थे, और अपनी आने वाली जनरेशन को शिक्षित कर रहे थे। तो तमाम गतिविधियां भारतीय डायस्पोराओं को वहां पे दिखाई पड़ रही है। हमने एक चीज देखा कि जो भारतीय डायस्पोरा का जो स्टूडेंट गए कॉलेजों में वहां पढ़ने, और वहाँ कॉलेजों में उनका जो वहाँ के स्थानीय अंग्रेजों से या यूरोप के लोगों से उनका संपर्क हुआ, और आपसी समझौते से जो उनकी शादियां हुई, उनसे उनकी जो आने वाली जनरेशन थी वो उनका रोमन कैथोलिक द्वारा उनका सामाजिकरण कर दिया गया। तो अधिकांश ये चीजें देखी गई, जब रोमन कैथोलिक चर्च ने ऐसे लोगों को, जहां जहां ऐसे लोगों का सामाजिकरण किया, तो वहां पे एक चीज की महत्ता देखने को मिली। महत्ता वो देखने को मिली कि अधिकांश जो भारतीय ऐसे जिनका सामाजिकरण हुआ, वो पूरी तरीके से अंग्रेज नहीं बन पाए, वो बीच की श्रेणी में रह गए। वो ना पूरे तरीके से अंग्रेजों की श्रेणी में गए, ना पूरे तरीके से भारतीय हो पाए। वो मिक्स संस्कृतियों का आदान प्रदान उनके रहा, उनके अंदर रहा, और वो धीरे धीरे अपने आप को विकसित करते रहे। तो एक चीज देखने को ये मिला कि अधिकांश जो भारतीय थे वो ना अपनी संस्कृति को छोड़ पाए, ना पूरी पूरी वहां के संस्कृति को अपना पाए। तो एक रूप ऐसा ही भारतीयों को वहां दिख रहा था, जिनकी संख्या कम मात्रा में थी। बाद में जैसे जैसे ये लोग स्थापित होते गए न्यूजीलैंड में, भारतीयों ने
आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी और भारतीय क्लब बना। वो क्लब भारत से इन लोगों को जोड़ने का भी काम किया। बाद में आप वही परंपराएं देखेंगे कि जैसे जैसे इनकी स्थिति मजबूत हो गई, सामाजिक अधिकार मिल सर गया, आर्थिक मिल गया और तमाम सर चीजें जो मिलती गई। मैं पढ़ा लूं सर तो फिर उसके क्लब बाद का सर क्लब का क्या नाम था सर? सिर्फ नाम बता दीजिए। इंडियन क्लब के कुछ नाम नाम। पर स्थापित किया था। जैसे न्यूजीलैंड जी। न्यूजीलैंड इंडियन जैसे इंडो न्यूजियन करके नाम कुछ ऐसे रखे जाते थे। इंडो जी शब्द सर। जोड़ा जाता था। इंडियन क्लब कर लो और न्यू इंडियन क्लब कर लो। जैसे शहरों के नाम पे, जैसे अगर ये भारतीय जो रह रहे हैं, जिन जगहों पे रह रहे थे उन जगहों के नाम पे इंडियन क्लब रख दिया जाता था। तो नाम इंडियन ही रहता था क्लबों का, बस शहर स्थान। या जैसे आकलैंड, आकलैंड में किसी स्थानीय जगह का नाम है, आकलैंड के लोगों का क्लब है। तो ऐसी सोसाइटियों का क्लब इनके गठित हो रहे थे। इंडियन क्लब ही अधिकांश तो उनको कहा जाता है। और बहुत सारे सामाजिक सोसाइटियां बन रही थी, तो वो अलग अलग तरीके से काम, जैसे वाणिज्यिक सोसाइटी है कोई, तो उनका अलग नाम रखा जाता था। अगर कोई पॉलिटिकल सोसाइटी बना रहे हैं लोग आपस में, तो उनका कोई अलग नाम रखा जाता था। तो ये कोई बहुत ज्यादा इसका वो नहीं है। सिर्फ इंडियन क्लब का मतलब ये था कि भारतीय लोगों का एक समूह, जैसे आकलैंड में रहने वाले भारतीय लोगों का समूह, इसी तरह बेलिंगटन में रहने वाले भारतीय लोगों का समूह, बेलिंगटन में भारतीय लोगों का जो क्लब था वो इंडियन क्लब। तो इनको अधिकार आज भी जो भारतीयों के लिए वो है, वो क्लब है। ये क्लब यूरोपीय शब्द है, ये क्लब यूरोपीय शब्द है, उसी से ये लोग अपना वो कर रहे थे। यहाँ सिर्फ ये चीजें था, इस क्लबों की विशेषता यही थी। इंग्लिश क्लब होता था, इंडियन क्लब होता था, यूरोपियन क्लब होता था, अमेरिकन क्लब होता था। जो जिस देश के लोग, आप एक तरीके से आप कहें कि जिस जगह के लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, अपनी बोलचाल भाषाओं को बोलते थे, तो उनको वो उनका एक क्लब होता था, जहाँ पे वो अपनी लोगों से बात कर सके, उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृतियों का गठन हो सके। आज देखिए सऊदी अरब में बहुत सारे इंडियन क्लब काम कर रहे हैं, अमेरिका में बहुत सारे इंडियन क्लब काम कर रहे हैं, इंग्लैंड में बहुत सारे इंडियन क्लब काम कर रहे हैं, यूए में बहुत सारे क्लब काम कर रहे हैं। और ये इनका मूल मकसद ये होता है कि जो भारतीय लोग हैं उनको अपनी संस्कृतियों से परिचय कराया जाए, इनको अपने भोज्य पदार्थ व्यंजनों को उपलब्ध कराया जाए, कि ये चीजें जो भारत में मिल रही थी इनको आसानी से इस क्लब में मिल जाए। वहाँ पे अधिकांशतः जो सामग्रियां बेची जाती है वो कौन होती, किस कहाँ की से जुड़ी हुई होती, भारतीय चीजें होती। इस क्लब की महत्ता यही है। इन क्लबों की महत्ता आज के दौर में इतनी बढ़ गई है कि जैसे आप बिग बाजार देख रहे हैं, जैसे ये कोई जो कंसेप्ट आया है, जो मार्केट का एक अलग प्रकार का, तो ऐसी मार्केटें बनाई गई हैं विदेशों में भी, जो भारतीय मार्केट, जिसमें सिर्फ भारतीय व्यंजन से लेके भारतीय सामग्री, भारत के हर एक चीज भारतीय मिलेगा। तो ये अधिकांश जो डायस्पोरा ने ही ये कंसेप्ट विकसित किया है कि मल्टीनेशनल कंपनियां जिस प्रकार अपने उत्पाद बेचने के लिए अपना एक स्टोर खोल रही हैं, वैसे ही भारतीयों ने भी अपना एक विदेशों में स्टोर खोलने का काम किया है। इस तरह बाजार बनाने का काम किया है, जो भारतीयता की जो एक पहचान है वो बनाए रखने का काम कर रही है, और उनकी जनरेशनों को उनकी जानकारी उपलब्ध कराती है। और धीरे धीरे ये एक तरीके से बड़े पैमाने पे लोग इनसे जुड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि सिर्फ भारतीय ही नहीं, बहुत सारे जिस देश में ये क्लब बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे इनका ये गठन किया जा रहा है, वहाँ के स्थानीय लोग और वहाँ के रहने वाले लोग भी इनसे जुड़ रहे हैं और इनकी चीजों को पसंद कर रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण के रूप में एक चीज बता दिया जाए कि दक्षिण भारतीय व्यंजनों को अधिकांश यूरोपों में पसंद किया जाने लगा है, भारत के उत्तर भारतीय व्यंजनों को पसंद किया जाने लगा है, और खास करके जो
पूर्वोत्तर भारत के व्यंजन उनको पसंद किया जा रहा है और इनके रेस्टोरेंट बहुत जगहों पे काम कर रहे हैं, जिनमें बहुत सारे यूरोपीय, अमेरिकन और फ्रांस तमाम जगहों के लोग उसको इनके व्यंजनों को पसंद करते दिखाई पड़ रहे हैं कि यहाँ पे जो जब ये इनके रेस्टोरेंट खुलते हैं तो जितना भारतीय नहीं वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, उससे ज्यादा अंग्रेज और अन्य स्थानीय लोग वहाँ उपलब्ध होते दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही हो रही है और एक बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप धीरे धीरे ये पकड़ता जा रहा है। और अधिकांश भारतीय डायस्पोरा जो विदेशों में रह रहा है वो होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय को बहुत आसानी से खोल रहा है और बहुत प्रॉफिट का एक बड़ा जरिया बना रहा है। तो ये चीजें हैं, परंपरागत जो व्यंजन है, परंपरागत जो भोज्य पदार्थ हैं, ये भारतीयों के लिए एक बड़ा मार्केट दे रही हैं और इसकी बड़ी महत्ता बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें आपको बता रही हैं, साहित्य, संस्कृतियां सबको प्रदर्शित कर रही हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे भारतीयों की स्थिति मजबूत होती जा रही है, वो उस देश में अपनी सारी चीजों को प्राप्त कर रहे हैं। और आज के दौर में न्यूजीलैंड में आज देखें तो भारतीयों की वही स्थिति है कि राजनीतिक से लेके और छोटे स्तर तक के भी जगहों पे भारतीयों की उपलब्धता व्यापक पैमाने पे आप देखें, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रबंधन का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी कंपनी में काम करने वाले लोगों का क्षेत्र हो, या एक तरीके से आप कहें कि राजनीति का क्षेत्र हो, हर जगहों पे भारतीयों की वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो अपनी स्थितियों को बढ़ चढ़ के भाग भी ले रहे हैं और अपनी अहमियता को भी बता रहे हैं। और जो उनकी संस्कृति है, सभ्यता है, उनका जो भाषा है, उनके जो रीति रिवाज हैं, सबको मनाने का काम कर रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा महत्व इनको दे रही है इनकी क्लबें, जो विदेशों में भारतीयों द्वारा अपना क्लब बनाए गए हैं। ये इनकी महत्ता इसलिए भी बढ़ जा रही है कि छुट्टियों के दिन लोगों को मनोरंजन के लिए ये क्लब बहुत ही बेहतरीन माध्यम साबित हो रहे हैं। लोग यहाँ पे एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से परिचय उनका बढ़ता है और अपनी मातृभूमि से उनका लगाव बढ़ने का, जुड़ने का एक बेहतर तरीका साबित हो रहा है। तो आप यहाँ तक आज देखिए कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इन देशों में अगर भारतीयों को देखा जाए तो अधिकांश भारतीय ही उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, चाहे वहाँ के कार्यालयों की रीढ़ की हड्डी है, वहाँ के ऑफिस में इन लोगों का बलचस्प है, वहाँ के उद्योगों में इन लोगों का बलचस्प है। बहुत सारे भारतीय अपने उद्योग भी स्थापित कर लिए हैं। तो ये मार्केटों में इनका दबदबा है। भारतीय वस्त्र परिधानों का, आभूषणों का, मसालों का, तमाम चीजों की मात्रा बढ़ी है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अब व्यापार वाणिज्य से लेके लोकल और स्थानीय स्तर पे भारतीयों ने अपनी पहचान को कायम कर लिया है और हर जगह भारतीयों की महत्ता पहचानी जाने लगी है। तो इस प्रकार से ये तरीके से दिख रहा है। लोग अब न्यूजीलैंड की सरकार या न्यूजीलैंड के लोग भारतीयों का अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आप तमाम मुद्दों पे देख सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई हादसा होता है तो भारतीय लोग उसका बगावत करते हैं कि भारतीयों के साथ ये चीज हुआ। कोर्ट में लोग जाते हैं और वो अधिकार कोर्ट को देना पड़ता है, क्योंकि न्याय का जो एक वो है, सबको न्याय जो है, न्याय जनसंख्या के हिसाब से भी जो सामाजिक न्याय होता है उसका निर्णय देना पड़ता है। तो अगर इस रेशियो में देखा जाता है तो भारतीयों की जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में होती है और उस हिसाब से वहां पे उनको बसने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, उद्योग लगाने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, सारी अधिकार आज के दौर में उनको प्राप्त हो गया है। अपने कल्चरल एक्टिविटियों को करने का अधिकार, अपने त्योहारों को मनाने का अधिकार, सारी चीजों को हासिल कर चुके हैं न्यूजीलैंड में भी भारतीय। अपने परिधानों को, परंपरागत परिधानों को पहनने का अधिकार, ये सारे अधिकार भारतीयों को वहां पे मिल चुके हैं। भाषा का भी प्रयोग करने का अधिकार। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो रूपरेखा है भारतीय डायस्पोरा की, वो इस प्रकार से है और इस प्रकार से अपनी एक पहचान कायम करनी है। चले, किसी का कोई अगर क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अब पूछो जिसको पूछना है।
किसी कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। किसी को कुछ पूछना है? बताओ जल्दी। कोई बोल नहीं रहा है, क्या समझा जाए? सबको आ रहा है? हाँ? चलिए आपको असाइनमेंट दे दिया जाए। ये भी नहीं बोल रहे जी हैं। सर, जी सर दीजिए। जी सर। जुड़े हो कि बस जाए वो बस हैं? चालू सर दे करके दीजिए सब सर गायब ऐसे हो ही। जाते हैं के नाम पे। जुड़े हैं सर। अब कल से सबकी वीडियो में ऑन कराऊंगा, मुझे सब दिखते रहे कौन कौन है। कोई ये है कि कोई चालू करके चला गया भैंस को चारा डालने, तो जुड़ जाओ, अटेंडेंस होती रहे, बाकी तो जहाँ घूमता है। चलो, सर एक क्वेश्चन पूछो सर। सर एक क्वेश्चन। अरे चिल्ला रहे हैं तो पूछ ही नहीं रहे हो। सर अब कल से मतलब रात में सोता था, लेकिन मैं अब सर पूछ रहा हूँ कि सर जो सऊदी में सर ये जाते हैं यहाँ से इंडिया से, सर औरतों को जाने का हक क्यों नहीं वहां पे? इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम कंट्री में मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इस्लामिक कंट्री में बहुत सारे अधिकार महिलाओं को अभी नहीं मिले। वहाँ के अभी जल्दी ही आप पेपर में पढ़े होंगे कि वहाँ की महिलाओं को अब जाके ड्राइवरिंग करने का अधिकार मिला है, कार चलाने का अधिकार मिला है। अभी जल्दी 1 साल पहले 2 साल पहले मिला है। तो जब वहाँ की हाँ लोकल महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ की, नहीं सर, अब मैंने वो भी अभी हर एक जगह साल में पहले। नहीं नहीं, एक चीज आप बोलिए। देखिए, हर जगह के लोगों के लिए आती ये चीजें नहीं है। भारतीय, बहुत सारे भारतीय लोग अपने परिवार लेके दुबई में और सऊदी अरब में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रह रहे हैं। वहाँ सिर्फ जो मजदूर वर्ग के लोग, जो वहाँ के लोकल लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं, उनको ये अधिकार नहीं। बाकी कंपनियां जो वहाँ पे भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, वहाँ भारतीय कंपनियों ने अधिकार दे रखा है। बहुत सारी यूरोपीय कंपनियों ने भारतीयों को अधिकार दे रखा है। तो ये जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि क्या क्या अधिकार सऊदी वहाँ के सरकारें ने दिए हैं और कौन कौन अधिकार अन्य जगह की सरकार ने, संस्थाओं ने दिए हैं। यस सर। बहुत सारे विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, उनको सारे अधिकार मिले हुए हैं। मतलब वो उनके कंपनियों का अधिकार, सर कंपनियों का अधिकार है, मतलब वो अपने फैमिली को रख सकते हैं और बाकी जो ये लेबर जाती है यहाँ से इंडिया से, वो लोग नहीं रख सकते हैं। अब देखो तुम्हें बताएं, अब जैसे भारत में पश्चिमी एशियाई देशों में, खास करके सऊदी अरब में यस। जाने के भारतीयों में जो सबसे ज्यादा संख्या है वो किसकी है? मजदूर वर्ग के लोगों की, जो घरेलू कामों करने के लिए जा रहे हैं, बकरी चराने के लिए जा रहे हैं, ऊँट चराने के लिए जा रहे हैं, अन्य घरेलू काम करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को सऊदी अरब में अभी ना ही उनको पूरे अधिकार नहीं मिले हुए। तो ऐसे लोग का वेतन भी उतना नहीं है कि वो अपने परिवार के साथ एडजस्ट कर पाए, इनको नहीं मिला है। लेकिन जो लोग भारतीय, बहुत सारी भारतीय कंपनियां भी सऊदी अरब में काम करें, उनको रहने का अधिकार है। बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भी काम करें जिनमें भारतीय काम करें, उनको अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है। तो इस तरीके से अधिकार हैं। जैसे कतर और जगहों पे भारतीयों को अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो बहुत सारे पश्चिमी एशियाई देशों में भारतीयों को जमीन खरीदने, रहने का नागरिकता भी मिलने लगी। ये नहीं है, कुछ जगहों पे अभी अधिकार नहीं है, बाकी कई जगहों पे जहाँ चीजें हैं वहां पे मिल रहा है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, थैंक्स। चलो, और कोई, लोग पूछते नहीं हो क्वेश्चन? एमए के बच्चों को क्वेश्चन पूछना चाहिए। सर असाइनमेंट क्या था? सर असाइनमेंट बता दीजिए सर। असाइनमेंट हाँ सर बता तो दीजिए थोड़ा सा उसमें। असाइनमेंट है, अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा पर एक निबंध लिखिए। यस। अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा पर एक निबंध लिखिए।
और दूसरा चीज है, यस सर। दूसरा है पंजाबी डायस्पोरा। पंजाबी डायस्पोरा पर एक निबंध लिखिए, चाहे पंजाबी डायस्पोरा से आप क्या समझते हैं। दो चीजों पे आप जिस पे दोनों में से एक लिखना है ना? दोनों में से किसी एक पे लिखिएगा। कितने शब्दों में लिखना है सर? हेलो हाँ तो कितने पंजाब पे शब्दों में जैसे लिखना है सर? है ना, क्या चीज? पंजाब पे कनाडा की साइड में कि ओवरऑल पूरा? पंजाबी डायस्पोरा में बोला हूँ, पंजाब नहीं बोला हूँ, पंजाबी डायस्पोरा। जी सर, वही पंजाबी डायस्पोरा कनाडा की साइड में है कि ओवरऑल पूरा? पंजाबी डायस्पोरा अमेरिका में भी जा रहा है, तो कनाडा के परपेक्ष में ही आप लोग लिखिए असाइनमेंट में, कनाडा के परपेक्ष में ही लिखो। चलो एक बार असाइनमेंट लिख चुके हैं, उसी तरह लिख के आप लोग जमा कर दीजिए। कितने पेज में सर? चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सर।